नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा विषय इस समय बहुत प्रसिद्ध है। ख़ास तौर से जो उम्फुन चक्रवात आया, जो बंगाल की खाड़ी में आया, बहुत ही भीषण स्थिति वाला चक्रवात है। कारण ये है कि यह एक ऐसा चक्रवात जिसकी जो रफ्तार है वो लगभग 165 किलोमीटर से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और ये 2009 का जो तूफ़ान था, 2009 की स्थिति थी, उसके बाद लगभग 11 वर्षों बाद इतना खतरनाक तूफ़ान भारतीय तटों पर प्रवेश किया है। तो ये है इस समय हाईलाइट विषय है, इसलिए हम इस विषय को समझते हैं कि ये जो चक्रवात होते हैं उनके नाम कैसे रखे जाते हैं। चक्रवात उम्फुन क्या है उसके विषय में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग केवल ये पढ़ेंगे कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। आइए जो मुख्य तथ्य हैं उस पर जाते हैं। जो हाँ, पहली स्थिति थी कि पहले चक्रवातों को उनके अक्षांश देशांतर के आधार पर पहचाना जाता था, अर्थात पूर्ववर्ती काल की जो स्थितियां थीं। और उसके बाद जो वर्तमान स्थिति है वो है उनके स्थान, विशेषता और विस्तार के आधार पर नाम रखे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पहले जो नाम रखे जाते थे वो अक्षांश और देशांतर के आधार पर नाम रखे जाते थे, लेकिन अब अक्षांश देशांतर के आधार पर नाम नहीं रखे जाते। अब किसी स्थान के आधार पर, उसकी विशेषता के आधार पर या उसके विस्तार के आधार पर नाम रखे जाते हैं। कोई भी नाम किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, ख़ासतौर से अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के, उनसे हो सकता है। लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट इंग्लिश के भी ऐसे हैं जिनसे इसको कभी भी स्टार्ट नहीं किया जाता है। जैसे क्यू से नाम नहीं स्टार्ट होगा, यू से नहीं होगा, एक्स से नहीं होगा, वाई से नहीं होगा, जेड से नहीं होगा। ये 5 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के जिनसे हम किसी भी तूफ़ान या चक्रवात के नाम नहीं पाएंगे। और ये जो व्यवस्था प्रारंभ की गई, अर्थात ये बात की जो व्यवस्था है, वो मुख्य रूप से 1953 में प्रारंभ की गई, अर्थात विश्व मौसम संगठन के द्वारा इसका प्रारंभ 1953 में किया गया। दूसरा, 1979 से पहले जो चक्रवातों के नाम होते थे वो मुख्य रूप से महिलाओं के नाम पर रखे जाते थे। कब? 1979 से पहले के। लेकिन अब क्या है, 1979 के बाद अब यह किसी के भी नाम पर, पुरुषों के नाम पर भी, महिलाओं के नाम पर भी, स्थान के नाम पर भी, विशेषता के नाम पर भी या विस्तार के नाम पर, किसी भी नाम पर रखे जा सकते हैं। लेकिन उसके अपने एक नियम होते हैं जिनके आधार पर नाम रखे जा सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO इन सूचियों तैयार करता है कि किस भी चक्रवात का नाम क्या होगा, अर्थात यह जिम्मेदारी किसकी है? वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। इसमें जो भी नाम शामिल किए जाते हैं उसमें प्रत्येक 6 वर्ष बाद सूची के नाम को पुनः प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है कि किसी भी नाम को, अगर कोई खतरनाक चक्रवात आया है तो फिर उसके नाम का पुनः प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, WMO 6 वर्ष बाद सूची का रिव्यू करती है और उसमें उसको जो नाम ऐसे लगते हैं नहीं कि इन नामों को हटा देना चाहिए, उन नामों को वो हटा देती है और उसके बाद WMO के द्वारा फिर से उसी सूची की, या हम ये कहें कि फिर से उसको रिव्यू करने के बाद जारी किया जाता है। तो फिर ये भी किया जाता है कि फिर जो दूसरी बार जारी नाम है तो फिर उन नामों को रखा जा सकता है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया 6 वर्षों के बाद ही की जा सकती है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि किसी भी नाम को दोबारा रखा जाए, ये कोई बाध्यकारी नियम भी नहीं है और इसमें छूट है पूरी तरह से। दूसरी बात यह है कि WMO जो खासतौर से हिंद महासागरीय क्षेत्र के तूफानों के नाम रखता है, उसके लिए WMO उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनके लिए भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है, उसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो खासतौर से UN स्केप या UN इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये ध्यान रखिएगा, UN स्केप या इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के साथ मिलकर कहीं ना कहीं इसके नाम रखता है। और अब तक इसने जो 169 नए नाम जारी किए हुए हैं जो उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में स्थापित होते हैं। उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र का जो संगठन था उसमें पहले 8 देश सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है, ये ध्यान रखिएगा। 13 देश कौन कौन से हैं? उसमें है भारत, बांग्लादेश, मालदीव,
म्यांमार, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। तो ये 13 देश शामिल हैं जो उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सूची का नामकरण करते हैं और उसको फिर WMO के पास भेज देते हैं और WMO उनका रिव्यू करने के बाद उन नामों की सूची जारी कर देता है। इसके साथ ही चक्रवातों का नामकरण इस प्रकार से रखा जाता है कि आंधी के साथ उसका अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आए। अर्थात आंधी, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि आंधी और चक्रवात एक ही चीज़ है कि अलग अलग। चक्रवात अलग होते हैं, आंधी अलग होती है, लेकिन जब बहुत तेज़ आंधी चलती है तो लोग उसे चक्रवात भी मान लेते हैं। इसीलिए ये नामकरण किए जाते हैं कि चीज़ों में स्पष्टता बनी रहे कि आंधी क्या है। आंधी का कोई नाम नहीं रखा जाता और चक्रवातों के नाम इसीलिए रख दिए जाते हैं कि ये चक्रवात है। दूसरा, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कि अगर हम नाम रखेंगे तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता होगी, तो लोग सुरक्षित अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। और फिर हम जैसे लोगों के लिए पढ़ने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, नाम याद रहता है और नाम पर प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। ये भी स्थिति अर्थात हमारे लिए भी एक कहीं ना कहीं करंट अफेयर का तथ्य बन जाता है, फैक्ट बन जाता है। कोई भी नाम जो होता है वो राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और लैंगिक तटस्थता पर ही रखे जाते हैं। अर्थात ऐसे नाम नहीं रखे जाते हैं जिससे किसी देश में राजनैतिक विवाद हो, धार्मिक, सांस्कृतिक या मानवीय लैंगिक आधार पर किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो, ऐसे नाम नहीं रखे जाते हैं। कोई भी नाम ऐसा नहीं होगा कि यह असभ्य या क्रूरता प्रदर्शित करने वाला हो। अर्थात क्रूरता प्रदर्शित करने वाला नाम नहीं रखा जा सकता है, ये ध्यान रखें। जैसे अभी कुछ समय पहले महाबली नाम रखा गया था एक तूफान का, चक्रवात का, जो खासतौर से बंगाल की खाड़ी पर आया और वो भी दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर टकराया था। तो उस पर काफ़ी विवाद हुआ था और बाद में फिर उस महाबली का नाम रोक दिया गया या उसको बदल दिया गया। कारण था कि वह एक धार्मिक स्वरूप है भारत में, खासतौर से दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों में महाबली, राजा महाबली की बहुत पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं वो नाम विवादित था धार्मिक आधार पर, तो इस वजह से मजबूरी है कि उस पर उसमें बदलाव किया गया। तो ये भी स्थिति है कि अगर कोई ऐसा कोई गलत नाम होता है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। हवा की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने पर ही नाम रखे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आंधी आ गई और उसके नाम रख दिए जाएं। 62 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने पर ही नाम रखा जाएगा। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के नाम जो थे वो आखिरी बार 2004 में रखे गए थे और तब इसमें 8 देश शामिल थे। अर्थात 8 देशों ने मिलकर 2004 में उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखे थे और उसकी लिस्ट थी 169 चक्रवातों की, ये ध्यान रखिएगा, जो अब नाम समाप्त हो गए हैं लगभग। 2018 में नई सूची तैयार की गई जिसे 2019 की जो बैठक थी म्यांमार की नेपिडिया में, अर्थात म्यांमार की जो नई राजधानी है उसमें, और 2021-20 से इन नए नामों को प्रभावी किया जाएगा। अर्थात ये नई सूची जो है वो अब, क्योंकि सारे नाम लगभग समाप्त हो गए हैं, इसलिए अब यह नई सूची अब प्रभावी होने वाली है जो 2019 में तय की गई, 2018 में जिसका निर्माण किया गया था। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ध्यान रखिएगा, IMD जो है इस क्षेत्र में WMO की एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, खासतौर से हिंद महासागरीय क्षेत्र में, और यही सारी बैठकों का आयोजन या जो भी उसके अंतर्गत कार्रवाइयाँ गतिविधियाँ हैं उनका संचालन भी करता है WMO की नोडल एजेंसी के आधार पर। और यह जो है वो WMO का एक विशेष स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र या RSMC भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, तो ये नाम रखने की प्रक्रिया है, कैसे और कौन नाम रखता है, तो इन सभी की भूमिका है। तो ये सब जानकारियाँ हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के लिए, इसलिए इन सभी को याद रखिएगा। बहुत बहुत